जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में नाइन्थ क्लास के सिविक्स बुक के सेकंड चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ ए गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू। जैसा कि हमने इसके पहले के टॉपिक में पढ़ा था कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका के ब्लैक डोमिनेशन के लोगों ने उस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में लगातार विरोध किया, प्रदर्शन किया और संघर्ष किया। लंबे समय के इस प्रदर्शन, विरोध और संघर्ष के बाद उन्हें वाइट डोमिनेशन के इस भयावह जो शासन प्रक्रिया था, जिसमें कि ब्लैक डोमिनेशन के लोगों को यानी कि अश्वेत समूह के लोगों को नीच समझा जाता था, वहीं उन्हें वाइट डोमिनेशन के लोगों के द्वारा लगातार अपने पैरों तले कुचला गया। हजारों की संख्या में अश्वेत समूह के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इन सभी समस्याओं से ब्लैक डोमिनेशन के लोग निकल जाते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका का ये उदाहरण हमारे लिए एक अच्छा जरिया है, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आखिरकार हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान करता क्या है। इससे पहले भी हमने जिक्र किया था कि किस तरीके से ब्लैक डोमिनेशन और वाइट डोमिनेशन दोनों ही समूह के लोगों ने एक साथ मिलकर ऐसे सरकार का चयन किया जिसमें कि सभी समूह के लोग एक दूसरे पर विश्वास करके एक साथ रह सके, और इसी व्यवस्था को हमने लोकतंत्र का भी नाम दिया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है। इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। द ऑपरेसर एंड द ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। यहाँ पे ऑपरेसर यानी कि प्रताड़ित करने वाले लोग, यानी कि श्वेत समूह के लोग, वाइट डोमिनेशन, और ऑप्रेस्ड का मतलब कि जो प्रताड़ित हुए हैं, ठीक है, जिनके ऊपर लगातार अलग अलग प्रकार से दबाव डाला गया है, तो वो दबे हैं, उन्हें ऑप्रेस्ड कहा गया है। तो अब ये जो एक नया लोकतांत्रिक देश का उन्होंने निर्माण किया था, इसमें प्रताड़ित करने वाले और प्रताड़ित होने वाले दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल समानता और अच्छे तरीके से रहने के लिए तैयार थे। अब इसके पीछे का कारण क्या था? इस तरीके से इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन होने वाले दोनों ही साथ साथ समान रूप से रहने की योजना बना रहे थे। और ये सब कैसे हुआ? अब कहोगे सर कि जब देश स्वतंत्र हो गया तो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन जरा सोचो, जहां पर हजारों की संख्या में किसी एक समूह के लोगों को मारा गया, तो जब उस समूह के लोग फिर से शासन में एक अपना उच्च और स्थित स्थान प्राप्त करेंगे तो वो बदला लेने के बारे में सोचेंगे। तो वो समूह जिसे कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है दूसरे समूह के द्वारा, वो जब सत्ता में आएगा तो जाहिर सी बात है बदला लेने की भावना उसके मन में रहेगा। तो डर तो यहाँ पे दोनों समूह के का है। जैसे व्हाइट डोमिनेशन के लोगों ने ब्लैक डोमिनेशन को लगातार दबाया, हजारों की संख्या में उन्हें मारकर एक जगह फेंक दिया गया, तो जब ये सत्ता में आ गए तो ये लोग बदला लेना चाहेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारे के साथ रहने के बारे में सोचा और रहा भी। तो ये सभी सब कुछ कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब बात को हम जानेंगे। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए आसान काम नहीं था कि वे लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सके। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान काम उस समय नहीं था। दे हैड देयर फियर्स, दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। द ब्लैक मेजोरिटी वाज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वाज नॉट कंप्रोमाइज्ड। अब इसके बाद मैं कहूँ तो दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान तो नहीं था, लेकिन उनके अंदर अपने अपने किस्म के भी डर थे। यानी कि व्हाइट डोमिनेशन के अंदर डर था कि ब्लैक डोमिनेशन के लोग उनसे बदला लेंगे,
और ब्लैक डोमिनेशन के अंदर डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से सत्ता में आ जाएं, और जिस प्रकार से उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के तहत ब्लैक डोमिनेशन के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचला, वैसा ही कुचलना शुरू कर देंगे तो क्या होगा। तो इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं डर भरा हुआ था। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। वो चाहते थे कि जो भी हमारा अधिकार है वो हमें मिल पाए। उसके बाद जो बहुसंख्यक वहां पे अश्वेत थे, वो इस बात पर भी काफी सतर्क थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले जो मूल सिद्धांत हैं, इससे कोई समझौता ना हो, इससे कोई भी समझौता ना हो, मतलब किसी को विशेषाधिकार फिर से ना मिले कि वो समस्या का सामना हमें फिर से करना पड़ जाए, ऐसा वो लोग सोचते हैं। दे वांटेड सबस्टेंटियस सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। वे चाहते थे क्या कि यहाँ पर अच्छे तरीके से सामाजिक और आर्थिक अधिकार सबको मिल सके। द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी। और वहीं पे जो श्वेत लोगों का समूह था वो चाहता था कि इनका जो अधिकार है, इनके जो प्रॉपर्टी यानी कि जो भी इनका अपना अपना वर्चस्व है, घर है, कंपनीज हैं या फिर अन्य सारी जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये उन सभी चीज़ों को बचा सकें। यानी कि यहाँ पे जो वाइट माइनॉरिटी के लोग थे, इनको अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों का भी चिंता था। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्रीड टू ए कम्प्रोमाइज। और लंबे समय तक बात विचार करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद इन्होंने एक समझौते पर राजी किया अपने आप को। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद ही दोनों पक्षों ने समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हो जाते हैं। द वाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ द मेजोरिटी रूल एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट। यानी कि वहीं पर जो गोरे लोग थे, ठीक है, वो यहाँ के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट, जिसको कि हमने अपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, इसको मानने को तैयार हो जाते हैं। यानी कि जो वाइट थे वो तैयार हो जाते हैं कि जो भी वहाँ के मेजोरिटी का अपना मर्यादा है, नियम है, और वो नियम क्या है, तो वन पर्सन वन वोट, और साथ ही साथ इसका वन वैल्यू भी। इस पे वहाँ के वाइट्स जो थे, वाइट डोमिनेशन के लोग जो थे, वे तैयार भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। दे आल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। वे गरीब लोगों और मजदूरों के भी कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमति जताते हैं। वो सब कुछ मानने को अब तैयार थे, क्योंकि वो अब एक ऐसी अवस्था में आ चुके थे जहां पर कि उन्हें सही काम को करने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा था। इससे पहले तो वो गलत काम कर रहे थे और बिना किसी मजबूरी के जो मन में आया वो कर दिया, लेकिन अब वो यहाँ पे गरीबों और जो भी यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी थे, मजदूर थे, उनके प्रति भी कुछ जो बुनियादी था। अब ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि हमने इसके पहले वाले टॉपिक में जिक्र किया था कि कैसे वहाँ के वर्कर्स को और वहाँ के जो पुअर यानी गरीब हैं, इन सभी लोगों के ऊपर बहुत सारी बाध्यता था। वो बाध्यता ये था कि जो वर्कर्स हैं वो वाइट मेजोरिटी नहीं, वाइट डोमिनेशन के एरिया में जाकर काम नहीं करेंगे। वो उसके एरिया में तभी प्रवेश करेंगे जब उनके पास परमिशन होगा। वहीं जो गरीब लोग थे या फिर मजदूर लोग थे, उन्हें बस में जाना, ट्रेन में जाना, या फिर इवन जो वहाँ का कॉमन टॉयलेट्स है उनको यूज करने के लिए भी एक विशेष परमिशन की जरूरत पड़ती थी। यानी कि वहाँ पे वाइट डोमिनेशन के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेषाधिकार था। तो इसीलिए तय करते हैं कि स्वतंत्रता मिलने के बाद ना सिर्फ केवल ब्लैक डोमिनेशन में भी तो ऐसा हो सकता है कि कुछ रईस होंगे, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, कुछ उससे थोड़ा कम अमीर होंगे, गरीब होंगे, फिर उससे भी निचला कैटेगरी होगा। तो इस तरीके से तो ये संविधान जो था वो सबको समान अधिकार देने का वायदा कर रहा था, और इसीलिए उन वाइट माइनॉरिटीज को, वाइट डोमिनेशन के लोगों को बहुत सारे नियम, कायदा, कानून मानने के लिए सहमत होना पड़ता है। जिनमें से पहला वो तो तय करते हैं कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। दूसरी बात कि कुछ अलग अलग प्रकार के अधिकारों पर भी वो अपने आप को राजी कराते हैं, और वो अधिकार किसके लिए था, तो गरीबों के लिए
और मजदूरों के लिए कि इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, ये जहाँ चाहे वहाँ जाके काम कर सकते हैं, किसी प्रकार के भेदभाव का ये शिकार फिर से नहीं बनने चाहिए। इस प्रकार का मुद्दा वहाँ पे तय हुआ और वाइट्स जो थे वो एग्री भी हुए। द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे जो अश्वेत लोग हैं, ठीक है, वो लोग भी तैयार होते हैं और उनकी जो सहमति थी वो ये थी कि उन्हें किस तरीके से काम कराना है। यानी कि वे इस बात पर सहमत होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बहुमत के आधार पर ही सारे फैसले नहीं होंगे, क्योंकि बहुमत ब्लैक डोमिनेशन के लोगों की थी, यानी कि ब्लैक डोमिनेशन के लोग वहाँ पे भारी पड़ रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अनुसार कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। दे एग्रीड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। वे इस बात पर हाजिरी करते हैं, अपने आप को राजी करते हैं कि जो भी मेजोरिटी में हैं, यानी जिनकी संख्या अधिक है, जैसे कि ब्लैक डोमिनेशन के लोग, ये कभी भी वाइट डोमिनेशन के लोगों के प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा वो भी तय करते हैं। दिस कंप्रोमाइज वॉज नॉट ईजी। और ये जो सहमति था ये आसान नहीं था, ये समझौता आसान नहीं था कि वे इस बात पर सहमत हो जाएं कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक लोगों की ज़मीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे, उसके बाद भी वो बदला नहीं लेंगे। तो ये सब जो कंप्रोमाइज़ हुआ ये बहुत आसान नहीं था। ये सब कैसे हुआ? हाउ वाज दिस कंप्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड? इस प्रकार का समझौता कैसे हो रहा था और कैसे वहाँ पर लागू भी कराया जाता? इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, यहाँ तक कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा भी करना था। व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर? और किस बात से हम ये दावा कर सकते हैं कि इनका जो एक दूसरे के प्रति विश्वास है वो भविष्य में जाके नहीं टूटेगा? ये भी एक सवाल बनता है हमारे मन में। तो कुल मिलाजुला के इन सभी व्यवस्थाओं का कि वाइट डोमिनेशन के लोग ब्लैक डोमिनेशन के प्रति काफ़ी ज़्यादा उदार होंगे, ब्लैक डोमिनेशन के लोग भी अपने ऊपर हुए जो भी रेस्ट्रिक्शन था, जो भी बाउंड था, जो भी बुरे वर्क थे, प्रताड़ना का जो काम हुआ, इसका बदला नहीं लेंगे। किस प्रकार से वो एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, इस बात की गारंटी कैसे मिलेगी? तो इसी चीज़ को हम अब आगे की ओर जानेंगे कि क्या गारंटी है किस प्रकार से कि ये आगे जाके भविष्य में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by। और इन सभी चीज़ों का समाधान एक ही था, इस विश्वास को कायम रखने का भी समाधान एक था, और वो ये था कि कुछ ना कुछ नियम लिखे जाएं जिसको कि सब कोई समझे, माने और उस नियम के अनुसार ही अपने आप को खड़ा करे। तो ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखा जाए, उन्हें पढ़ा जाए, और इस तरीके से अपने रिटन वर्क की सहायता से वे सभी लोगों पर उन्हें मानने के लिए बाध्य भी करें। सबसे पहले दोनों के बात विचार को समझ लें, दोनों के पक्ष के बातों को सुन लें और ऐसे नियम बनाएं जिसे दोनों पक्ष के लोग सहमति दें। ठीक है। These rules lay down how the rulers are to be chosen in future। ठीक है। और ये नियम भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में भी ये हमें कुछ ना कुछ जानकारी देगा। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं, तब जाके ये सब कुछ वहाँ पे डिसाइड करेंगे। ठीक है। These rules also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do। और इन्हीं नियमों के तहत इस बात को भी हम दर्शाएंगे और इस बात को भी साबित करेंगे कि जिस व्यवस्था को बनाया हमने, जो भी पार्टी वहाँ पे शासन चलाएगा या फिर जीत कर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुन के आया, उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस हो गए, जैसा कि लोकतंत्र में हमने पढ़ा था कि वो जो मन चाहे वो नहीं करेंगे, क्योंकि जब वाइट डोमिनेशन के लोग वहाँ के शासन को अपने हाथों में लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वही काम करते हैं जो वो चाहते हैं। लेकिन इस संविधान के अनुसार जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट बन रहा है, इलेक्ट हो रहा है, वो जो मन में आया वो काम नहीं करेंगे। तो चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, यह भी लिखित रूप से उस संविधान में मौजूद कराया गया। ठीक है।
फाइनली दिस रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन, और अंततः इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार को भी सम्मिलित किया गया। दिस रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलेंगे। अब मान लो कि कोई भी नियम बना दिया गया और नियम बनाने के बाद कोई दूसरा सरकार जब वहां पे इलेक्ट होकर आता है तो चाहे इसे आसानी से बदल दे, इसमें बदलाव कर दे, तो फिर क्या फायदा ऐसे नियमों का बनाने का। ठीक है, दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स दी और डिड, यही वो सारी चीजें थी जो कि साउथ अफ्रीकन ने वहां पर किया। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने इन्हीं चीज़ों का बहुत ही अच्छे तरीके से इंतजाम भी किया। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स, दे आल्सो एग्रीड that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore this. This set of basic rules is called a constitution. समझ में आ गया। उन्होंने जो भी वहां पे नियम बनाए वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमति दिखाते हैं कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे, इन नियमों के ऊपर कोई भी नियम नहीं होगा और कोई भी सरकार इनको बदलने का प्रयास नहीं करेगा, ना ही इनकी बुराई करेगा, ना ही इसमें अलग अलग प्रकार के बदलाव करेगा। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को हम संविधान के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया। तो आज जो भी हमें अधिकार मिलता है, जो काम हम करते हैं, जिस तरीके से सरकार आने के बावजूद भी हमेशा वही काम करती है जिससे कि यहाँ के नागरिक का भला हो सके, यहाँ के राष्ट्र का अच्छा निर्माण हो सके, तो उसी नियमों के संग्रह को, उसी नियमों के लिखित रूप को हम संविधान के नाम से जानते हैं। और इसी में लिखा हुआ नियम एक शांतिपूर्ण और एक अच्छा समाज का भी गठन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट ए यूनिक टू साउथ अफ्रीका, यानी कि संविधान जो रचना है ये सिर्फ दक्षिण अफ्रीका का ही खासियत नहीं है, बल्कि हर एक देशों में भी हमें संविधान देखने को मिलता है। एवरी कंट्री has diverse group of people. Their relationship may not have been as bad as that between the whites and the blacks in South Africa. But all over the world, people have differences of opinion and interest. Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. अब मैं बात करूं कि हर एक देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, लेकिन ये भी बात संभव है कि उनके रिश्ते कभी दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले लोगों जितना खराब नहीं हुआ। यानी कि भारत देश में भी अगर देखा जाए तो अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक समूह का लोग दूसरे के समूह के लोगों के खून का प्यासा हो। जिस तरीके से व्हाइट डोमिनेशन और ब्लैक डोमिनेशन के लोगों के बीच था, कब? साउथ अफ्रीका के समय में, साउथ अफ्रीका देश में। लेकिन इस प्रकार के डाइवर्स कम्युनिटी के लोग, डाइवर्स जो अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग विचार के लोग रहते हैं, लेकिन इतना ही बुरे तरीके से नहीं रहते हैं कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। लेकिन दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में भी फर्क रहता है। वो सबका विचार अलग होता है, सबका अपना सोच अलग होता है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन जो प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियम की ज़रूरत होती है जिस नियम के तहत वो सबको अच्छे तरीके से रख सकें। Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. This applies not just to governments. Any association needs to have its constitution. It could be a club in your area, a cooperative society or a political party. They all need a constitution. अब मैं बात करूं तो यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होता कि भाई नियम कायदा कानून के साथ चलो, बल्कि ये अन्य चीज़ों पर भी लागू होता है। जैसे हर संगठन अगर छोटा मोटा कोई समूह भी बनाते हैं तो उसके भी कायदे कानून होने चाहिए, उसके भी संविधान होने चाहिए। इस तरह जो हमारे आसपास के क्षेत्र में जो क्लब दिखता है, जो सरकारी संगठन दिखता है, जो राजनीतिक दल दिखता है और अलग अलग प्रकार के विद्यालय दिखते हैं, हॉस्पिटल्स दिखते हैं, अलग अलग प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, इन सब में कहीं ना कहीं हमें नियम देखने को मिलता है और वो नियम ही उन सभी संस्थाओं को एक सामान्य स्तर पर रख के सही तरीके से चलने में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करता है।
Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all the people living together in a country. और इस प्रकार से संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। समझ में आ गया? Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizen and also the relationship between the people and the government. यानी कि जो संविधान है ये सुप्रीम लॉ है जो तय करता है लोगों के बीच के संबंध को, जो लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं उनके संबंध को, ना सिर्फ केवल लोगों के बीच के संबंध को बल्कि ये संविधान सरकार और लोगों के बीच के संबंध को भी बनाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग जिन्हें नागरिक कहा जाता है उनके बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच भी संबंध अच्छा तय होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग तरीके से काम करता है। सबसे पहला काम इसका ये है कि फर्स्ट इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सबसे पहला संविधान का काम ये है कि ये साथ रह रहे अलग अलग तरह के लोगों के बीच बहुत ही अच्छा जरूरी भरोसा और सहयोग उत्पन्न कराता है, विकसित कराता है। संविधान ही एक जरिया है, ये संविधान ही एक रास्ता है जिसके थ्रू, जिसके द्वारा हम अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग विचार के लोग, अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच के आपसी संबंध को, आपसी विश्वास को हम उत्पन्न करते हैं। ना सिर्फ उसे उत्पन्न करते हैं बल्कि उसे और भी ज़्यादा हम मजबूत भी बनाते हैं। और ये किसके द्वारा बाबू? तो अपने संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट वुड बी और विल बी कंस्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। उसके बाद दूसरा काम यह है कि यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। ये कौन तय करता है? संविधान। थर्ड इसका वर्क है कि इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर। ये तीसरा काम करता है कि जो सरकार इलेक्ट होकर यहाँ पर आया है, ठीक है, उसके शक्तियों पर नियंत्रण लगाता है और वहाँ के नागरिकों को उनके अधिकार से रूबरू कराता है। तो इस तरीके से तीसरा नियम हम कह सकते हैं कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि आखिर नागरिकों के क्या अधिकार हैं। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो मन चाहे वो नहीं करेगा और नागरिक के पास भी कुछ अधिकार होगा जिस अधिकार के तहत वो विरोध, संघर्ष और प्रोटेस्ट करके सरकार को इस बात का सूचना दे सकता है, इस बात के लिए सहमति दिला सकता है कि आपने जो भी काम किया वो सही नहीं किया। या फिर शांति व्यवस्था तरीके से हम अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज के द्वारा ये भी दर्शा सकते हैं कि हमारे यहाँ की सरकार काफ़ी अच्छी है। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। और चौथा और सबसे अच्छा इसका नियम ये है कि ये बहुत अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की जो आकांक्षाएं हैं इनको भी व्यक्त करता है। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि वो सभी देश जिनके पास संविधान है वो जरूरी नहीं कि एक लोकतांत्रिक देश होगा, लेकिन वह देश जो लोकतांत्रिक है उसके पास 100% उसका अपना संविधान होगा। इट मीन्स ये, अगर मैं यहीं पर इसी बात को दूसरे उदाहरण से समझाऊं तो सपोज करो अगर आपके पास बहुत सारे बुक्स हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, आप एक ज्ञानी व्यक्ति हो, और ये भी हो सकता है कि आप एक ज्ञानी व्यक्ति ना हो, और ये निर्भर करता है आपके ऊपर। अगर आप उन किताबों को पढ़ते हो तो आपको ज्ञान मिलेगा और आप एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में निखर सकते हो। लेकिन अगर आप किताब नहीं पढ़ते हो तो किस आपका होने से क्या फायदा? इस तरीके से मैं कह सकता हूँ। लेकिन अगर एक ज्ञानी व्यक्ति है तो उसके पास 100% कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे जैसे कि बुक्स और अन्य चीज़ें जिनसे कि वो जानकारी हासिल करता है। तो आपके पास किताब अगर है तो अगर आप पढ़ते हो तो आप एक ज्ञानी व्यक्ति बन सकते हो, और नहीं पढ़ते हो तो ज्ञानी व्यक्ति नहीं बन सकते हो। ठीक उसी प्रकार से अगर संविधान किसी देश में है और वो उस देश का सरकार और नागरिक उस संविधान को मानते हैं, उसका पालन करते हैं, तब वो लोकतांत्रिक होंगे। अगर संविधान है और उसका पालन ही नहीं करते हैं
तो वो तो लोकतांत्रिक नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप एक ज्ञानी व्यक्ति हो तो अवश्य ही आपके पास उस ज्ञान के लिए अलग अलग स्रोत होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई देश लोकतांत्रिक देश है तो उसके पास 100% अपना संविधान होगा, जिसके नियमों के तहत वो अपने आप को विश्व का अच्छा लोकतांत्रिक देश में निखार रहा है। After the War of the Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. After the revolution, the French people approved a democratic constitution. Since then, it has become a practice in all democracy to have a written constitution. इस तरीके से मैंने जैसा बताया कि जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वह देश जो लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान अवश्य होगा। जिस प्रकार से ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया, जिस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दिया, ठीक उसी प्रकार से इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होता है। जय हिंद, थैंक यू।